स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना 9th क्लास की जो NCERT है, ठीक है, उसका सेकंड चैप्टर। ठीक है, इससे पहले बेटा हम 5th और 6th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जीवन की मौलिक इकाई, और 6th है उत्तक, और दोनों ही बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आज हम अपना थर्ड चैप्टर मतलब कि थर्ड नंबर पर अपना सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, बारी बारी से बेटा मैं तुम्हें सभी चैप्टर्स अच्छे से करा दूंगी, तो आपको बस एक ईमानदारी से काम करना है कि आप इनको अच्छे से समझोगे। एक बार में समझ नहीं, एक बार में भी समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे, तो फिर से आपको देखना है। ठीक है, थोड़ी देर बाद मतलब जब दूसरी बार देख लोगे तो तुम्हें उनसे फैमिलियर हो जाओगे। जो चीज़ें तुम पढ़ रहे हो तुम्हें ऐसे लगेगा हमने पढ़ी हुई हैं। फिर जब आप तीसरी बार पढ़ोगे, जब तुम्हें आसानी से याद हो जाएंगी, तो ईमानदारी से 3 बार ज़रूर देखना बेटा इनको, अगर तुम्हें अच्छे से याद करना है। ठीक है, और मतलब कि हर टॉपिक को अच्छे से समझना है और आगे लाइफ टाइम तक इनको याद रखना है। तो ठीक है, तभी तुम्हारा बेटा इंटरेस्ट क्रिएट होगा साइंस सब्जेक्ट में। और ये मैं कह रही हूँ आप इसको आजमा कर देखो, अगर नहीं हो ऐसा तो फिर मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में। अगर ऐसा होता है, आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो ईमानदारी से, अगर पूरा ठीक है। तो देखो बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखो बेटा, हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, मसाला, ये सारी चीज़ें जो हैं शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। तो कैसे पता लगेगा? इस तरीके से आती हैं वो तो पैकेट के अंदर, और इनका रसोई में उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बे के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? देखो हर जगह लिख रहता है शुद्ध नमक, शुद्ध घी और शुद्ध दूध। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो। लेकिन देखो, जैसे तुमसे पूछेंगे शुद्ध का मतलब क्या है, तो बेटा जो अपने घर में या आस पड़ोस किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे तो उसका मतलब यही है कि उसमें कुछ और मिलावट ना हो। ठीक है, जो हानिकारक हो हमारे लिए, तो वो इसको बोलेंगे शुद्ध। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थ के मिश्रण हैं, ये शुद्ध नहीं है। अगर हम इसको वैज्ञानिक रूप से देखें तो उनके हिसाब से ये शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो दूध हो गया, घी हो गया या नमक हो गया, इनमें और भी चीज़ें होती हैं अंदर। ठीक है, शुद्ध का मतलब वैज्ञानिक तौर पर ये होता है कि उसमें कोई भी मतलब कि अन्य पदार्थ मिला हुआ नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ अकेला होता, उसमें उसके ही परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, ये परमाणु तथा अणु बेटा आप अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो आप बस इतना समझ लो, परमाणु जो है सबसे छोटी इकाई होती है, जिससे मिलकर सभी चीज़ें, संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उन परमाणुओं के मिलने से बनी है। अब ऐसा हो सकता है कोई वस्तु में तो अलग अलग परमाणुओं के मिलने से बनी हो सकती है, और कोई ऐसी हो सकती है सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनती है। तो जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनती है उनको शुद्ध माना जाता है। ठीक है, देखो अतः शुद्ध नहीं है, तो ये उनके हिसाब से शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध जो है बेटा, उसमें जल भी होता है, वसा होता है और प्रोटीन, इन तीनों का मिश्रण होता है। देखने में तो दूध ऐसा लगता है कि बस वो खाली एक ही मिक्सचर है, लेकिन इसके अंदर 3 चीज़ें मिली होती हैं। ठीक है, जब तुम इसको सूक्ष्मदर्शी से बढ़ा करके देखोगे तो इसमें दूध होता है, जल की मात्रा भी होती है, और वसा मतलब चिकनाई की मात्रा होती है दूध में, और प्रोटीन की। अब कहते हैं ना कि दूध पीते हैं तो उससे मोटापा बढ़ता है, मतलब चिकनाई होती है, तुम देखते होंगे ऊपर मलाई आ जाती है जो, और प्रोटीन भी होता है दूध में। ठीक है, जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। जो मैंने अभी बताया, जो रासायनिक कणों की बात हो रही है बेटा, यानी कि परमाणु। ठीक है, आप एक चीज़ समझो, जैसे कोई भी पदार्थ है, यानी ईंट ही मान लो, आप एक ईंट है, ईंट भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो ये जो कण अगर एक ही प्रकार के होंगे तो क्या होगा? जैसे मान लो तुम्हारे पास टॉफ़ी रखी है, ठीक है, टॉफ़ी के बॉक्सेज रखे हैं इस तरीके से। अब तुमने देखा एक में तो सब प्रकार की हैं, कोई संतरे की है, कोई आम की है, कोई लीची की है, सब तरीके की मिक्स है, और एक में सिर्फ आम की टॉफ़ियाँ हैं। तो देखो है तो दोनों ही डब्बे भरे हुए हैं, और तो ये वाला डब्बा जो है इसको शुद्ध माना जाएगा और इस वाले को अशुद्ध माना जाएगा वैज्ञानिक तौर पर, क्योंकि इसमें कई तरीके के हैं, और इसमें है तो टॉफ़ियाँ ही पर कई तरीके की हैं। इसमें क्या है बेटा, इसमें एक ही प्रकार की हैं। ओके, तो रासायनिक तौर पर इस पर क्या है बेटा, इनकी रासायनिक प्रकृति अलग हो जाएगी,
क्योंकि इनमें वसा के जो कण होंगे वो अलग होंगे, प्रोटीन के कण अलग होंगे, ठीक है, और जल के कण अलग होंगे, अलग प्रकार के होंगे। तो तीनों के कण अलग अलग प्रकार के होने के कारण ये कैसे हो जाएंगे, अशुद्ध माने जाएंगे वैज्ञानिक तौर पर, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर शुद्ध कौन होता है, जिसमें एक ही प्रकार के या एक ही प्रकृति के कण पाए जाते हैं, ठीक है। अब जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल है बेटा, उसमें खनिज होते हैं, मिट्टी भी होती है, इन सब का मिश्रण होता है। जो समुद्र का जल है उसमें ये सारी चीज़ें होती है। तो अधिकतर चीज़ें क्या होती हैं, मतलब शुद्ध तो बहुत ही कम पाई जा सकती है, बहुत ही रेयर है कोई पा गई तो, नहीं तो हर चीज़ में मिलावट होती है। हर चीज़ दो या दो से अधिक पदार्थों से या कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये तुम्हें पता चल गया। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है। शुद्ध मतलब है एक ही प्रकार के कणों से मिलना, अशुद्ध मतलब कई प्रकार के कणों से मिलकर बनना, ठीक है। यानी कि इसकी रासायनिक प्रकृति को तो एक जैसी होगी क्योंकि सारे कण एक जैसे हैं, लेकिन इनकी प्रकृति अलग हो जाएगी। अब बात करते हैं, जो हमने ये दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बनता है उसको हम मिश्रण बोलते हैं। अब ये मिश्रण है क्या, तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर बना है। मिश्रण क्या है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से बना है। हम जानते हैं कि जल में क्या होता है बेटा, जो जल है, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तो जो जल में बेटा लवण घुला हुआ होता है उसको किससे अलग किया जा सकता है, लवण को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये रासायनिक सूत्र है इसका। जो हम समुद्री नमक बोल रहे हैं समुद्र के जल में पाया जाता है, और नमक को हम लवण भी बोलते हैं। और लवण कई प्रकार के होते हैं। जो नमक है, साधारण नमक वाला लवण है, वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं बेटा, हम उस जल को क्या करेंगे, धूप में सुखाएंगे, तो जिससे वो जल है वाष्पीकृत हो जाएगा। तो नीचे जो मतलब कि बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, सोडियम क्लोराइड। और इसको हम क्या करेंगे, आसवन विधि या वाष्पीकरण द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार चीनी भी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। अब क्या बोला जा रहा है बेटा, जो नमक है, ठीक है, नमक के क्या होते हैं, नमक अपने आप में क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। क्यों, इसके अंदर एक ही प्रकार के वो कण पाए जाएंगे। ऐसे ही चीनी के अंदर भी एक ही प्रकार के कण पाए जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये दोनों क्या हो गए, शुद्ध हो गए, ठीक है। अब पेय पदार्थ क्या है, पीने योग्य पदार्थ। और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते, जो पीने के पदार्थ होते हैं और मिट्टी होती है, इनमें एक समान कण नहीं है। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। अब बेटा शुद्ध पदार्थ चाहे वो कहीं से भी प्राप्त हो, जैसे मान लो नमक था, वो समुद्र से प्राप्त हो या कहीं और से प्राप्त हो, ठीक है, अगर वो शुद्ध होगा तो उसके कण एक समान ही होंगे, ठीक है। चाहे उसको उसमें लैब में तैयार किया गया हो, चाहे उसको क्या नाम है समुद्र से प्राप्त किया गया हो, तो उनके सबके कण एक जैसे ही होंगे अगर वो नमक है और वो शुद्ध है तो, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब तुम्हें पता चला मिश्रण जो होता है, मिश्रण क्या होता है बेटा, एक से अधिक पदार्थों का, शुद्ध पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ तो एक ही प्रकार के कणों का होता है, लेकिन मिश्रण में क्या होते हैं, कई शुद्ध पदार्थ मिलकर, यानी कि कई प्रकार के कण मिलकर क्या बनाते हैं, एक अलग पदार्थ बनाते हैं जिसको हम मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। अब मिश्रण भी कई प्रकार का होगा कि किस किस प्रकार के पदार्थ आपस में मिलेंगे और किस किस प्रकृति के होंगे, उसके आधार पर मिश्रण भी क्या होगा, कई प्रकार का होगा। तो देखो, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न अवयव, मतलब कि उस जो मिश्रण तैयार हुआ उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं उनको अवयव बोला गया है। तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो क्रियाकलाप दिया गया बेटा आपको, यहाँ पर देखो क्या दिया है उसमें, कक्षा को ए ब से द समूह में बांटो। एक बीकर में 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, ठीक है, ये ले लिया तुमने। और समूह ए को दो, फिर समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दो। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ऐसे समूह बांट दिए ए ब से। अब इसको भी जल दिया, इसको भी जल दिया, इसको भी सबको जल दिया। एक को 50, सबको 50 ml दे दिया, ठीक है।
अब एक को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया और दूसरे को 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दिया। अब कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर साधारण नमक समूह स को दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट दिया और पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर इसकी जगह पर हम साधारण नमक भी ले सकते हैं। ठीक है, इन द को दिया, दोनों के अवयवों को पृथक 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 मात्रा दी। इन दोनों को भी यही दिया और इन दोनों को भी यही दिया, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ा दी। यहाँ जैसे इसकी कॉपर सल्फेट की 1 चम्मच दी थी, इसको मान लो 2 दे दी। इसको एक चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट दिया, मान लो इसको 2 दे दिया। तो अलग अलग अवयवों की मात्राएं दे दी। अब क्या करना है, अब पृथक पृथक समूह में उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया। उनके रंग बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई। समूह ए ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। ठीक है, इस तरह से मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखो बेटा, एक चीज़ देखना, समूह ए था और समूह ब था। हमने क्या किया था, जल दिया था और कॉपर सल्फेट, जल दिया था कॉपर सल्फेट, बस इसकी मात्रा 1 थी और यहाँ पर 2 दी थी। ठीक है, और हमने क्या देखा, जो इनके द्वारा मिश्रण तैयार हुआ और जो इनके द्वारा मिश्रण तैयार हुआ वो क्या हुआ, समान हुआ। उन दोनों में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि चीज़ें तो सेम ही थी ना। अब अगर चीज़ें सेम हैं तो बेटा चाहे वो मात्राएं कितनी भी हों, लेकिन चीज़ें क्या हैं, सेम हैं। तो इस वजह से उन्हें एक जैसी प्रकृति के मिश्रण तैयार हुआ, और इस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, अथवा विलयन कहते हैं। मिश्रण को बेटा हम विलयन भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। जल में नमक और चीनी। ठीक है, अगर हम जल में नमक मिलाते हैं तो बेटा पूरी तरह घुल जाता है, तो हम देखेंगे कि उसमें हमें कोई भी नीचे कुछ भी कण नहीं दिखाई देते, तो इसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। क्योंकि आप अब देखना, अब आपने नमक में क्या मिलाया बेटा, जल मिलाया, तो जल में जो नमक मिलाया, ऐसा तो है नहीं कि इतने पानी में तो वो घुल गया और इतना पानी बिल्कुल बिना नमकीन का है। वो कहीं से भी तुम 1 चम्मच पानी लो, नीचे से लो, ऊपर से लो, हर जगह पर तुम्हें उतना ही ऐसा ही टेस्ट आने वाला है नमक का। ठीक है, यानी कि वो समान रूप से इसमें मिल चुका था। तो इस मिश्रण को क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। ठीक है, और चीनी में भी ऐसे ही होगा। दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संघटक रखते हैं। देखो, इससे हमें क्या पता चलता है, जो समांगी मिश्रण होते हैं वो क्या करते हैं, पृथक पृथक संघटक रखते हैं। ठीक है, समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया उसके अंश भौतिक दृष्टि से अलग हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। भौतिक दृष्टि से मतलब जो देखने में भी हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि मिट्टी में तुम कंकड़ मिला दो तो क्या होगा बेटा, अब तुम्हें मिट्टी में कंकड़ अलग से दिखाई देंगी तो वह विषमांगी होगा। लेकिन तुमने पानी के अंदर चीनी मिलाई है, पानी के अंदर नमक मिला है, तो तुम्हें देखने से तो पता चलेगा नहीं इसमें क्या मिला हुआ है, तो वो समांगी मिश्रण था। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर, जल, तेल क्या है बेटा, ये ध्यान दो। सोडियम क्लोराइड, लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल या तेल विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। समझ में आ गया, तो ये सब किसके उदाहरण हैं, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। अब एक और क्रियाकलाप दिया गया बेटा यहाँ पर। आइए पुनः कक्षा के 4 समूह ए व स में बांटिए। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूनों में से एक एक दो। समूह ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए, ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट और स को चोक का चूर्ण या गेहूं का आटा दे दिया। समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दे दी। ठीक है, छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहा। क्या कण जो हैं जल में दिखाई देते हैं। अब देखो बेटा, जो जिसको पहले मिला होगा, अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर ले। मतलब अब इस मिश्रण को हम छान कर देखेंगे। हमने मिलाया पहले तो उसको, चाहे कि एक ने आटे को मिलाया, एक ने कॉपर सल्फेट को मिलाया, एक ने दूध या स्याही की कुछ बूंदों को मिलाया, एक ने कॉपर सल्फेट को मिलाया। ठीक है, तो अब इस मिश्रण को थोड़ी देर बैठने देते हैं, स्थिर होने देते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद जो कण है वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। अब मिश्रण को छान ले। क्या छनक पत्र कुछ शेष बचा है। अगर छानने के पत्र पर कुछ बच जाता है तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो मिश्रण उसमें मिक्स नहीं हुआ है। कक्षा के परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह ए और ब एक विलयन पाते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉपर सल्फेट
कि क्रिस्टल और कॉपर सल्फेट के चूर्ण को मिलाया गया था। तो वो क्या पाते हैं, एक तरीके का विलयन पाते हैं जिसमें वो चीज़ें घुल चुकी हैं। समूह स के पास एक निलंबन पाता है। समूह स ने क्या मिलाया था बेटा, चोक मिलाया था। ठीक है, तो चोक को जब तुम पानी में मिलाते हो तो वो पानी कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। वे कण उसमें क्या करते हैं, लटक जाते हैं बेटा। ठीक है, फिर समूह को बेटा क्या किया, कोलाइडल विलयन पाता है। क्यों, उसने क्या मिलाया था, समूह स ने दूध और स्याही को मिलाया था उसमें, तो उसको क्या पाएगा, कोलाइडल विलयन। ये कोलाइडल विलयन क्या है, वो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मिक्स हो गया हो, लेकिन उसको सूक्ष्मदर्शी से या किसी बड़े उससे देखोगे तो तुम्हें तब पता चलेगा कि इसमें ये कण क्या है, बड़ी मतलब कि अलग अलग हैं, एक समान रूप से मिले हुए नहीं हैं, लेकिन देखने में ऐसे लगता है कि वो समान रूप से मिले हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो ये तुम्हें दिखाया गया है कि तुम्हें क्या किस तरीके से लेना था। ये छनक पत्र है जिसमें से बेटा हम छान सकते हैं पानी को। ये आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो इसके बारे में, निस्यंदन विधि को। अब हम विलयनों यानी कि विलयनों, निलंबनों और कोलाइडल विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमने मिश्रण जाने 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो विलयन होता है जिसको वास्तविक विलयन भी बोला जाता है, दूसरे को निलंबन बोला जाता है, ठीक है, और तीसरे को कोलाइडल विलयन बोला जाता है। ठीक है, कोलाइडल विलयन। तो ये 3 प्रकार के विलयन हम जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले बारी बारी से पढ़ेंगे कि विलयन क्या है। इसको बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट टॉपिक को हम जो विलयन क्या है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले। अगर आपको ये समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। ठीक है, तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।